बेटे रोटेशन हर स्टूडेंट पढ़ता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सारे फॉर्मूले मिलके बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हर साल एग्जाम में यही 5 कंसेप्ट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आज के इस लेक्चर में मैं आपको इन्हीं 5 कंसेप्ट्स को बहुत ही कंसेप्चुअली समझाऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिलेट करके आपको ये दिखाऊंगा कि अगर हम स्मार्टली पढ़ें तो सब कुछ ईजी लगता है। सबसे पहले बेटा, हम लोग आज इन कंसेप्ट्स के नाम जानते हैं, जो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फिर इन कंसेप्ट्स को डिटेल में देखेंगे। तो बेटा जो फर्स्ट कंसेप्ट है उसका नाम है परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। जो सेकंड कंसेप्ट है वो है टॉर्क एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। जो थर्ड कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे आज उसका नाम है बेटा एंगुलर मोमेंटम। जो फोर्थ कंसेप्ट है उसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंड जो फिफ्थ कंसेप्ट आज हम लोग कवर करेंगे वो है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटे ये पांचों कंसेप्ट आज हम लोग बहुत डिटेल में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएं। तो बच्चों, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि हमें बॉडीज का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस वो जरूर याद होना चाहिए। मैंने यहाँ पर एक टेबल दी है, जिस टेबल के अंदर हम जो रिजिड बॉडीज हैं जो रेगुलरली एग्जाम में आती हैं उनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने उनके सेंट्रल एक्सिस के अबाउट लिखा हुआ है। जैसे अब पहले समझो सेंट्रल एक्सिस क्या होती है। तो बेटा सेंट्रल एक्सिस हम उस एक्सिस को कहते हैं जो बेटा उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो, ठीक है, और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर थिन रॉड को देखें तो थिन रॉड के लिए ये सेंट्रल एक्सिस कौन सी हो जाएगी, ये एक्सिस नंबर 2। क्यों? क्योंकि ये इसके सेंटर से पास कर रही है और इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। डिस्क के लिए ये एक्सिस कौन सी हो जाएगी बेटा, ये वाली एक्सिस, देखो जो पॉइंट से मैं दिखा रहा हूं, तो ये वाली एक्सिस जो होगी वो डिस्क के लिए सेंट्रल एक्सिस होगी क्योंकि ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। रिंग के लिए ये वाली एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है ना बच्चों। तो देखो अगर हम ये तीन ही एग्जाम्पल देखें तो इसमें हमारे पास जो एक्सिसेस हैं जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर हैं और सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हैं वो सेंट्रल एक्सिस हैं। तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये तो हमें लर्न करना चाहिए। बेटा अगर हम एक्सिस नंबर 3 के अबाउट, एक्सिस नंबर 2 के अबाउट फर्स्ट में और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को याद नहीं रखेंगे तो बेटे हम परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको सेंट्रल एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी एक्सिस का दिया है, मैं इसको वापस लेके जाऊंगा कि आप जैसे रॉड है तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्स्ट एक्सिस के अबाउट, सेकंड के अबाउट, थर्ड के अबाउट, फोर्थ के अबाउट, फिफ्थ के अबाउट, मैंने तो कई सारी एक्सिस के अबाउट दिया है। तो क्या सारा याद रखना है? बेटा सारा याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ याद रखना है सेकंड एक्सिस का। जैसे इसके अंदर मुझे ये सेकंड वाला लर्न करना है, ये याद रखना है, और बाकी का मैं आपको निकालना सिखाऊंगा अभी इस लेक्चर में। इसमें ये थर्ड वाला याद रखना है, mr² by 2। अगर मैं ये थर्ड वाला याद रख लूंगा तो मुझे आगे का जितने भी एक्सिस हैं सारा का निकालना आ जाएगा। इसमें भी थर्ड वाला याद करना है बेटा, रिंग के अंदर भी ये थर्ड वाला लर्न करना है। अगर मैं थर्ड वाला लर्न कर लूंगा तो बाकी का मुझे निकालना आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये दूसरी टेबल है, इसमें सेंट्रल एक्सिस कौन सी है, स्क्वायर स्लैब के लिए, स्क्वायर स्लैब के लिए ये सेंट्रल एक्सिस है एक्सिस नंबर 4 बेटा, ये वाली देखो, है ना। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के लिए सेंट्रल एक्सिस ये है 1, यही इसके सेंटर से पास कर रही है। अब क्योंकि सॉलिड स्फीयर जो है बेटा 3D फिगर है तो सेंट्रल एक्सिस को हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि परपेंडिकुलर टू प्लेन है, क्योंकि ये प्लेनर बॉडी नहीं है, ठीक है। हॉलो स्फीयर में भी ये एक्सिस नंबर 1 जो है यही हमारी सेंट्रल एक्सिस होगी। तो सॉलिड स्फीयर में हमें ये वाला याद करना है, हॉलो स्फीयर में हमें ये वाला याद करना है, ठीक है बेटा। 2/3 mr², इसको ठीक से बना देता हूं थोड़ा, ठीक है। और जो स्क्वायर स्लैब है, स्क्वायर स्लैब में हमारे पास जो I4 है ma² by 6, ये याद करना है क्योंकि यही सेंटर से पास आउट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। अब देखिए हमें ये जो
सेंट्रल एक्सिस के अबाउट हैं, इन्हें तो याद करना पड़ेगा। लेकिन आपने टेबल में देखा, मैंने तो बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिए हुए हैं अलग अलग एक्सिस के अबाउट। तो यही जो अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं, इनको ही निकालने के लिए हम बेटा पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते हैं। तो मैं आपको थ्योरम सिखा देता हूं और उसके बाद देखिए हम इन्हीं फिगर्स पे वापस आएंगे और सबके अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले पढ़ते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बच्चों, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने बेटा यहाँ पे रिंग लिया है, इस रिंग का मास m है और रेडियस r है बेटा। अगर हमारे पास कोई रिजिड ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट के पास दो एक्सिस हैं बेटा, जैसे एक ये एक्सिस है y एक्सिस जो इसके प्लेन में ही है बेटा, और इसके परपेंडिकुलर एक और एक्सिस x जो इसके प्लेन में है। तो मतलब अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट के प्लेन में दो एक्सिस हैं और उन एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है आई वाई और आई एक्स, तो एक तीसरी एक्सिस बेटा जो इस बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसे ये जेड एक्सिस है ना, और वो इसके दोनों एक्सिस जो इसके प्लेन में है उसके भी परपेंडिकुलर है, तो हम उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो बेटा इस आई जेड के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उन दोनों एक्सिस जो उसके प्लेन में है, उन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। ये होती है बेटा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे आई जेड जो है ये हमारी सेंट्रल एक्सिस है जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें याद होता है बेटा, और आई एक्स और आई वाई ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जो कि बॉडी के प्लेन में है, विच आर इन प्लेन। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें दो तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2D ऑब्जेक्ट्स और लेमिनर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बेटा, जैसे 2D ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, रिंग के लिए एप्लीकेबल है, डिस्क के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन क्या ये हॉलो स्फीयर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं बेटा। क्या ये सॉलिड स्फीयर के लिए एप्लीकेबल है? नहीं, क्योंकि सॉलिड और हॉलो स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट है। प्यारे बच्चों, दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखनी है इसमें, वो ये ध्यान रखनी है कि इफ द बॉडी इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एंड वाई, ठीक है, अगर दोनों एक्सिस के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक है तो दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाता है बेटा। और अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाता है तो इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है बेटा वो आई जेड का हाफ हो जाता है। कितना हो जाता है? आई जेड का हाफ हो जाता है। इसका मतलब बेटा अगर ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें तो पता है कि आई जेड के अबाउट एम आर स्क्वायर होता है, तो अगर हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई के अबाउट निकालें तो कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई टू। और एक्स के अबाउट भी कितना आ जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई टू। बेटा यही एक्स और वाई एक्सिस जो होती हैं इन्हीं को तो हम डायमीटर भी बोलते हैं। तो कई बार ये पूछ लेता है कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर वाली एक्सिस के अबाउट कितना होगा, तो हम आराम से लिख सकते हैं एम आर स्क्वायर बाई टू। तो बच्चों यही आपको ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हम एक ऐसी एक्सिस जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर है और उन दोनों एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में है उसके भी परपेंडिकुलर है, तो हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से निकाल सकते हैं। इस डेट ओके, ये मैंने आपको रिंग का केस समझाया। अब हम इसमें डिस्क का केस भी लगा के देखते हैं कि डिस्क के केस में हम कैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, अब हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला वो किसके अबाउट निकाला? डायमीटर के अबाउट। और यहां पर डिस्क में डायमीटर कौन सा है? एक तो ये 1 जिसे हम I1 लिख सकते हैं बेटा, और एक ये 2 जिसे हम I2 लिख सकते हैं। ये दोनों डायमीटर वाली एक्सिस हैं। तो अब देखो, ये जो थर्ड एक्सिस है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या यही हमारी जेड एक्सिस नहीं है? यही हमारी जेड एक्सिस है। और हमें ये भी पता है कि डिस्क जो है वो I1 और I2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए।
और इन दोनों के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए वो IZ/2 होना चाहिए। अब बेटा IZ हमने याद कर रखा है डिस्क का, IZ हमारे पास कितना है बेटे, IZ की वैल्यू है I3, तो I3 की वैल्यू है mr²/2। इसका मतलब I1 और I2 के अबाउट जो वैल्यू आ जाएगी वो mr²/2 का भी आधा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा mr²/4। इसीलिए देखो बेटा यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, mr²/4 आ रहा है। तो इस तरीके से हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके जो लेमिनर ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बच्चों अब हम लोग समझते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बेटे हमने यहाँ पर एक रिंग लिया है जिसका मास m है और रेडियस r है। बेटे ये हमारे पास z एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग है और उसके सेंटर ऑफ मास से बेटा पास कर रही है। ठीक है, अब हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसी एक्सिस जो इस रिंग के टेंजेंट है और इस z एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है बेटा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है वो कहती है कि अगर आपको सेंट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो सेंट्रल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC प्लस पूरी बॉडी का मास m, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर आपको मिला करके दे देगा I ऑफ पैरेलल एक्सिस, ऐसी एक्सिस जो इस सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है बेटा, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे यहां पे देखो आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने रिंग का क्या निकाला था बेटा, आई एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई जेड का हाफ। आई जेड की वैल्यू रिंग के लिए क्या होती है, mr², तो आई एक्स के अबाउट हो गया mr²/2। अब अगर एक ऐसी एक्सिस जो इस रिंग के टेंजेंट है ना, तो इसको मैं आई टेंजेंट लिख दूं, यही पैरेलल एक्सिस है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि आई टेंजेंट की जो वैल्यू होगी वो आई सेंट्रल जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है उसके प्लस इस पूरी बॉडी का मास इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अभी देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटे r, उसके स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अब आईसी हम लोग निकाल चुके हैं, आईसी की वैल्यू आ जाएगी mr²/2 और प्लस हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटे mr², तो ये आंसर आ जाएगा 3/2 mr²। प्यारे बच्चों तो आपने देखा कि हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम की हेल्प से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंजेंट एक्सिस के अबाउट पता कर लिया। बेटे अगर मैं इसी को आपको एग्जांपल में डिस्क के लिए समझाना चाहूं, है ना, तो मैं एक डिस्क बना लेता हूं। मान लो मेरे पास ये बेटा एक डिस्क है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें सेंट्रल एक्सिस यानी कि आई वाई के अबाउट पता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, आई वाई के अबाउट, तो ये मेरी आई वाई एक्सिस हो गई। अभी हमने निकाला था कि आई वाई के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/4 होता है ना बच्चों, ये हमारी डिस्क है जिसका मास m है और रेडियस r है। अब अगर मैं इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा एक टेंजेंट एक्सिस के अबाउट निकालूं, ये टेंजेंट एक्सिस है जो इस आई वाई एक्सिस से पैरेलल है, तो बेटा ये कितनी दूर है इससे, ये r डिस्टेंस पे है, तो इसके अबाउट इनर्शिया आई टेंजेंट मैं लिख सकता हूं आई सेंट्रल, आई सेंट्रल हमारा mr²/4 है प्लस बॉडी का पूरा मास इनटू इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, तो बेटा आई सेंट्रल हो गया mr²/4 प्लस mr², तो देखो हमारा आंसर क्या आ गया 5/4 mr²। तो बेटे अगर हम लोग वापस अपने फिगर पे चलें जहां पर हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी, तो देखो हमने जो ये दोनों वैल्यूज निकाली हैं क्या उससे मैच कर रही है, आइए देखते हैं। तो देखो बेटा हमारे पास यहाँ पे रिंग के लिए टेंजेंट एक्सिस कौन सी है, ये 4 है ना, और ये टेंजेंट एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है 3/2 mr², यही तो हम लोगों ने निकाला बेटा। अब इस डिस्क के अबाउट टेंजेंट एक्सिस कौन सी है, ये 4 है, डिस्क का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाला टेंजेंट के अबाउट 5/4 mr²। तो देख रहे हो जैसे जैसे मैं आपको थ्योरम आगे बताता जा रहा हूं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लियर करता जा रहा हूं कि इतने सारे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं ये हमें लर्न नहीं करने बेटे,
हमें सिर्फ सेंट्रल वाला लर्न करना है। जैसे अब रॉड का भी यहीं पे बता देता हूं। देखो रॉड का हम लोग करके देखते हैं जरा। रॉड का 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? इस 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml² by 12। अब मुझे 3 जो कि टेंजेंट एक्सिस है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मैं क्या लिख दूं बेटा, I3 इसकी वैल्यू होनी चाहिए I2 प्लस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L/2 होगी ना बेटा, क्योंकि L लेंथ की रॉड है। तो L/2 का स्क्वायर L² by 4 बन जाएगा। अब देखो I2 की वैल्यू हमें पता है ml² by 12 प्लस ml² by 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया बेटा, यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 12 एलसीएम ले लेते हैं और यहां से क्या बचेगा 1 और यहां से 3। तो मैं 4ml² by 12 लिख सकता हूं, जो कि फाइनली क्या आने वाला है बेटा ml²by 3। तो आप देख रहे हो ml²by 3 ही तो आंसर है। ये देखो I3 का आंसर। इसीलिए मैं आपको शुरू में कह रहा था कि जो हमारी सेंट्रल एक्सिस है जो कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू प्लेन है, उसे याद रखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप उसे नहीं याद रख पाओगे बेटा तो आप पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा पाओगे। अब आपका होमवर्क है कि ये जो I5 है, ये I5 एक्सिस है ना डिस्क की, ये I5 एक्सिस रिंग की, इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। देखो मैं स्टार बना रहा हूँ। इन दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो और सोचो कि इन दोनों के अबाउट पैरेलल एक्सिस कौन सी है जिसका हमें पता है और हम कैसे पैरेलल एक्सिस के थ्रू इसमें आंसर निकाल सकते हैं। और जिस जिसका आंसर आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा कि सर मेरा आंसर आ गया है। दूसरा बेटा ये चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये बेटा एप्लीकेबल है फॉर 2D एज वेल एज 3D ऑब्जेक्ट्स। तो ये दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है बेटा। इसका मतलब ये सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में अप्लाई करके देखें, चलो करके देखते हैं। तो बेटा ये है हमारा सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का केस। सॉलिड स्फीयर भी 3D ऑब्जेक्ट है और हॉलो स्फीयर भी 3D ऑब्जेक्ट है। अब देखते हैं हम इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाएंगे। तो बेटा सॉलिड स्फीयर का जो सेंट्रल एक्सिस है वो ये I1 है और I1 के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है 2/5 mr²। अब ये जो एक्सिस 2 है यही हमारी टेंजेंट एक्सिस है, इसके अबाउट निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास आंसर होना चाहिए I टेंजेंट इज इक्वल टू I1 प्लस पूरी बॉडी का मास और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। I1 की वैल्यू है बेटा 2/5 mr² और हमें इसमें और ऐड करना है mr²। तो बेटा एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7/5 mr²। तो देखिए I2 के अबाउट क्या आंसर दे रखा है 7/5 mr²। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कोई भी चीज लर्न नहीं करनी है, सिर्फ सेंट्रल एक्सिस वाला लर्न करना है। देखिए I2 आ गया। ऐसे ही हॉलो स्फीयर का निकाल लेते हैं। हॉलो स्फीयर का ये I2 है, ये I1 है। I1 के अबाउट हमें पता है, I1 के अबाउट कितना है 2/3 mr²। तो I2 के अबाउट कैसे निकलेगा, तो I2 के अबाउट निकलेगा बेटा I1 प्लस पूरी बॉडी का मास इंटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 की वैल्यू है हमारे पास 2/3 mr² प्लस mr²। अगेन एलसीएम लेके सॉल्व करिए, कितना आ गया 5/3 mr²। बेटा इसको अगर आप 5-6 बार कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो आप मन में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें क्या करना है एलसीएम ही तो लेना है एक छोटा सा, तो आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं लगती है कि इसमें आप लोगों को अब कोई दिक्कत आने वाली है। तो बच्चों अब हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड कंसेप्ट पे और सेकंड कंसेप्ट हम लोगों का है बेटा टॉर्क एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। Torque is defined as the moment of force which produces the turning effect in a body। तो बेटे जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स की वजह से अगर वो बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लग जाती है तो ये टर्निंग इफेक्ट टॉर्क कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है बेटा जो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक किसी पॉइंट P पर हमने एक फोर्स लगाया है F। अब ये जो पॉइंट P है वो इस पॉइंट्स O से
जिसके अबाउट ये बॉडी घूमने वाली है उससे आर पोजीशन वेक्टर पे है ना। तो हम लोग जो टॉर्क डिफाइन करते हैं बेटा, वो डिफाइन करते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, जहां पे आर क्या है बेटा, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, है ना। तो इसमें आर क्या है बेटा, आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब देखो अगर टॉर्क की वैल्यू बेटा आर क्रॉस एफ है तो क्लियरली यहां पे दिखाई दे रहा है कि या ये जो है एक क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट अगर है तो दो क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमारा जो टॉर्क है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बच्चों, इसको खोल देते हैं। सो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर एफ साइन थीटा। तो बच्चों अगर टॉर्क की वैल्यू आर एफ साइन थीटा है तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द आर वेक्टर एंड द एफ वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर आर है बेटा और ये वेक्टर एफ है, तो ये वाला जो एंगल होगा आर और एफ के बीच में, वही एंगल हम लोग यहाँ पे साइन में यूज करने वाले हैं। अब अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है बेटा, तो आपका टॉर्क जो है वो मैक्सिमम हो जाएगा और उसकी वैल्यू आर इंटू एफ के बराबर हो जाएगी। और अगर बेटा इफ साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, या साइन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाती है या 180 डिग्री हो जाती है, तो आपका जो टॉर्क है वो मिनिमम हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है बेटे कि अगर आपका आर वेक्टर परपेंडिकुलर है एफ के ऊपर, है ना, अगर आपका आर वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है एफ के ऊपर, तब तो वो मैक्सिमम टॉर्क प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आर वेक्टर पैरेलल है एफ के साथ या एंटी पैरेलल है, तो वो कोई भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर सकता है बेटे। ठीक है, जैसे देखो अगर मेरे पास ये कोई बॉडी है और ये बॉडी इस जेड एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, ठीक है, ये जो जेड एक्सिस है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो अगर ये इसके अबाउट घूम सकती है तो हम दो फोर्सेस ले लेते हैं। मान लो एक फोर्स हमने ये ले लिया बेटा F1, और एक फोर्स हमने ये ले लिया बेटा F2। ठीक है, तो आप देखोगे कि F2 जो है वो अलोंग द लाइन ऑफ एक्सिस है, यानी कि जिस पॉइंट के अबाउट हम घुमाना चाहते हैं बॉडी को, उसी के अलोंग है, उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये F2 जो है कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करेगा, इसका टॉर्क जो होगा वो 0 होगा बेटे। जबकि F1 जो है वो एक टॉर्क प्रोवाइड करेगा और इसका टॉर्क नॉन जीरो होगा। तो आई गेस अभी तक का आपको क्लियर है। तो बेटे अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट है बेटा, जो पॉइंट सी, जो कि इसका सेंटर ऑफ मास है, उसके अबाउट घूम सकता है ना। तो अब देखो बेटा यहाँ पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं, एक 30 न्यूटन है, एक 10 न्यूटन है, एक 20 न्यूटन है। अब हम देखें कि कौन कौन सा जो फोर्स है वो इसे टॉर्क प्रोवाइड कर सकता है। सबसे पहले अगर देखो बेटा, तो ये जो 30 न्यूटन है, क्या ये एक्सिस ऑफ रोटेशन को क्रॉस करने जा रहा है? नहीं क्रॉस करने जा रहा। ये तो टॉर्क देगा, तो इसका टॉर्क हम टॉ 1 मान लेते हैं। 10 न्यूटन को अगर आप देखो तो 10 न्यूटन तो बेटा इस पॉइंट सी को क्रॉस करने जा रहा है, तो 10 न्यूटन कोई भी टॉर्क नहीं देगा। 20 न्यूटन को देखो तो 20 न्यूटन क्या करने जा रहा है, यहाँ पे एक टॉर्क देने जा रहा है, क्योंकि 20 न्यूटन तो यहां से पास नहीं कर रहा है सी से। तो पहले तो हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा फोर्स टॉर्क देगा और कौन सा फोर्स टॉर्क नहीं देगा। अब डिसाइड करते हैं बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर ये पॉइंट सी है और ये 30 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है, तो आर वेक्टर जो हमारा होगा बेटा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो टॉर्क 1 की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, आर एफ साइन ऑफ थीटा। यहां से आर की डिस्टेंस क्या दी हुई है बेटे, 5 सेंटीमीटर, तो 5/100। एफ की वैल्यू क्या है, 30 न्यूटन, और इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो फोर्स और आर के बीच में अगर एंगल 60 है तो साइन 60 ले लेते हैं। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। तो ये आ जाएगा 150/100 इंटू √3/2। तो अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 150√3/200। इसको बाद में काटे पीटेंगे, अभी तो हमारे पास ये आ गया। और क्योंकि आर और एफ है तो न्यूटन मीटर लिख सकते हैं। अब देखो बेटा टॉर्क 2 की अगर हम लोग बात करें, तो ये जो फोर्स है ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, ये हमारा फोर्स है। और हमारा जो पोजीशन वेक्टर है
वो लग रहा है ऐसे, इसको आगे बढ़ा दो आर। तो आर और एफ के बीच का जो एंगल होगा बेटा वो ये होगा, ना कि 45 डिग्री होगा, है ना। ये एंगल क्यों होगा? ये एंगल इसलिए होगा बच्चों, क्योंकि यहां पर जो एंगल हम लोग लेते हैं दो वेक्टर्स के बीच में, या कहीं पर भी, यहीं पर नहीं कहीं पर भी, दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल लिया जाता है बेटा, वो हमेशा उनकी टेल और टेल के बीच में, या उनके हेड और हेड के बीच में लिया जाता है। इज डेट ओके? तो हमारा ये एंगल जो कि अब कितना होगा बेटा 135, ये एंगल हम लोगों को लेना है। तो अब टॉर्क टू की वैल्यू ले लो। तो टॉर्क टू की वैल्यू जो होगी, है ना, ये जीरो नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था जीरो, पर ये जीरो नहीं है, 10 वाला जीरो है। तो टॉर्क टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? टॉर्क टू की वैल्यू हो जाएगी 20 × 10/100 आर एफ, और साइन 135, साइन 135। तो बच्चों ये हो जाएगा, टू से कट जाएगा ये तो क्लियरली। तो टू साइन 135 को लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो 2 × 1/√2। ठीक है। तो अगर 2 × 1/√2 आ गया तो यहां से क्या आ गया? √2, क्योंकि cos 45 बनेगा तो ये 1/√2 बनेगा, है ना। ये आ गया √2। और इसको अगर हम लोग देखें तो अब सेंस ऑफ रोटेशन देखो, सेंस ऑफ रोटेशन क्या है? ये टॉर्क टॉ1 ये इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ये जो टॉर्क है ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो इन दोनों की वजह से जो नेट टॉर्क आएगा वो इन दोनों का सम होगा। अगर ये इन दोनों का सम होगा बेटे, तो टॉर्क वन और टॉर्क टू को ऐड करेंगे। तो टॉर्क वन को अगर मैं यहाँ पे 50 से काट दूं, तो ये तो वैल्यू आने वाली है 3√3/4, और ये वैल्यू आने वाली है +√2। तो हमारा टॉर्क नेट कितना आ गया बेटे? ये आ गया 3√3 + 4√2/4। इसको और सिंप्लीफाई भी हम कर सकते हैं। तो अब देखो मैंने ये दोनों टॉर्क ऐड करे हैं, इसका मतलब इन दोनों टॉर्क की जो डायरेक्शन है वो सेम है ना बेटा। डायरेक्शन हमेशा कैसे दी जाएगी? आर क्रॉस एफ से। आर क्रॉस एफ में जो हमारी फिंगर्स है, इसको राइट हैंड थंब रूल से हम लोग कर सकते हैं। अगर आपको राइट हैंड थंब रूल नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं क्रॉस प्रोडक्ट के जो भी डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन के लिए एक अलग से पर्टिकुलर वीडियो बना दूं। 2-3 मेथड होते हैं जिनसे हम लोग कर सकते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल जो है उससे हम लोग ये डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था इस टॉपिक को लेकर के, टॉर्क को लेकर के। तो बेटे अब हम आ गए हैं अपने नए क्वेश्चन पर, एक नए एग्जाम्पल पे। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है फाइंड द नेट टॉर्क ऑन द व्हील इन फिगर अबाउट द पॉइंट ओ इफ ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड बी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो बेटा अब वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो और सोच के देखो कि क्या इन दोनों में से कोई ऐसा फोर्स है जो फोर्स कोई भी टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा है। एक्चुअली 3 फोर्स हैं, तो तीनों में से कोई ऐसा फोर्स है क्या जो टॉर्क प्रोवाइड नहीं कर रहा है? ठीक है, चलो हम देखते हैं। पहले है 9 न्यूटन, ये तो टॉर्क देगा बेटा, क्योंकि ये तो ओ से पास नहीं कर रहा है। 10 न्यूटन, इसको बढ़ा के देखो, क्या ये ओ से पास कर रहा है? नहीं। 12 न्यूटन, क्या ये ओ से पास कर रहा है? नहीं। क्या ये 9 न्यूटन कर रहा है? नहीं। तो ये तीनों ही टॉर्क देने वाले हैं, ये तो क्लियर हो गया हम लोगों को। अब हम लोग देखते हैं आर और एफ की वैल्यू। सबसे पहले देखें टॉर्क की डायरेक्शन। तो बेटा अगर हमारे पास ये पॉइंट ओ है और ये 10 है, तो 10 के लिए आर वेक्टर ये हो जाएगा। तो आर क्रॉस एफ क्या होगा? -k में। ठीक है। अगर हम लोग 12 के देखें तो 12 के लिए आर क्रॉस एफ क्या होगा? ये आर है और ये एफ, ये +k में देगा। और 9 के लिए देखें तो 9 के लिए आर क्रॉस एफ क्या होगा बेटा? आर क्रॉस एफ ये भी अंदर की तरफ देगा, यानी कि -k में देगा। अगर सेंस ऑफ रोटेशन से देखें तो 10 न्यूटन क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, 9 न्यूटन क्लॉकवाइज घुमाने वाला है, 12 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला है। ठीक है। तो जो सेम सेंस में होते हैं उनको ऐड करते हैं। अब 10 न्यूटन का जो टॉर्क है बेटा उसको हम टॉर्क 1 बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर एफ साइन थीटा, तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 × बी। और v की वैल्यू कितनी है बेटा? 25। इसको 1/4 ले ले मीटर के टर्म्स में, तो 10/4 हो गया। टॉर्क टू, टॉर्क टू 9 का है, तो 9 का हो जाएगा 9 इंटू इसकी भी डिस्टेंस है b, तो 1/4 ले लें, क्योंकि ये पूरी डिस्टेंस b है। तो ये 9/4 हो गया बेटा। अब देखते हैं टॉर्क जो 12 न्यूटन की वजह से है, तो इसको टॉर्क 3 लिख दें। टॉर्क 3 को अगर हम देखें तो बेटा ये जो 12 न्यूटन है इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो ये होगा
12 cos 60, है ना बेटा। और यही कंपोनेंट जो होगा वो इस जगह पे टेंजेंट होगा, यानी कि आर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो टॉर्क 3 के केस में हम लोग सीधा लिख सकते हैं 12 cos 60 इंटू में ए। अब 12 cos 60 कितना होगा बेटा, 1/2, और ए की वैल्यू कितनी होगी, 10/100। तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगी 2 6 जा, एंड ये हो जाएगा 6/10। ठीक है, तो 6/10 को हम लोग क्या लिख दें, 3/5 लिख दें। अब आपके पास जो नेट टॉर्क आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा टॉर्क 1 और टॉर्क 2, ये दोनों तो ऐड होने वाले हैं, और टॉर्क 3 इसमें से माइनस होने वाला है। तो वहां से आ गया 10/4, यहाँ से आ गया 9/4, और यहाँ से आ गया कितना बेटा, 3/5। तो ये आ गया 19/4 और माइनस 3/5। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 19 5 जा 95 और 12 और बाई 20, तो मेरे ख्याल में ये कितना आ जाएगा, 3 और 8/20, तो 4.1 के आसपास आ जाएगा मेरे ख्याल में। 4.1 के आसपास आपका जो है ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आंसर लिख देते हैं, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमने एग्जाम्पल लिया था टॉर्क का। ठीक है बेटे, अब हम देखते हैं बेटा इसके ऊपर एक जेई की प्रॉब्लम, जो जेई ने पूछा था क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 250 ग्राम हैविंग लेंथ 100 सेंटीमीटर इज बैलेंस्ड ऑन ए शार्प एज एट 40 सेंटीमीटर मार्क। अ मास ऑफ 400 ग्राम इज सस्पेंडेड एट 10 सेंटीमीटर मार्क। टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द रॉड, द मास टू बी सस्पेंडेड एट 90 सेंटीमीटर मार्क इज। अब देखो बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसी में ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी कवर करेंगे, तो ये टॉपिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम से पूछा गया क्वेश्चन है। अब मैं आपको हल्का सा पहले रोटेशनल इक्विलिब्रियम समझा देता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग इसको आगे देखेंगे। तो देखिए बेटा, जब भी हमारे पास किसी बॉडी के ऊपर जो, या किसी सिस्टम के ऊपर जो नेट टॉर्क होता है ना बेटा, वो जीरो हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि वो सिस्टम जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, जैसे इसको मैं आपको समझाता हूं कि मान लो बेटा हमारे पास कोई रॉड है ना, ये सिंपल सी एक रॉड है जो इसके मिड पॉइंट से हिंज्ड है और ये ऐसे घूम सकती है। ठीक है, अगर ये लेंथ भी एल है बेटा और ये लेंथ भी एल है, अगर मैं यहां पे भी एक फोर्स एफ लगा दूं और यहां पे भी एक फोर्स एफ लगा दूं, तो ये दोनों फोर्स कितना कितना टॉर्क दे रहे हैं। ये जो टॉर्क दे रहा है वो दे रहा है एफ इंटू एल, और ये जो टॉर्क दे रहा है ये दे रहा है एफ इंटू एल। लेकिन ये दोनों टॉर्क जो है बेटा, ये जो टॉर्क है ये इसको किधर घुमाना चाहता है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, और ये इसको घुमाना चाहता है क्लॉकवाइज। तो दोनों नेट टॉर्क जो है वो क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो रॉड है ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। ठीक है बेटे, तो ये क्वेश्चन जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के ऊपर ही है। कैसे है अब ये क्वेश्चन, ये ऐसी एक रॉड के बारे में बात कर रहा है, कह रहा है एक यूनिफॉर्म रॉड है जो कि 250 ग्राम की है। तो ठीक है, रॉड का मास यहाँ पे दिया है 250 ग्राम। अब कह रहा है इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर है, तो ये लेंथ जो है हमारी बेटा ये 100 सेंटीमीटर है, यानी कि 1 मीटर है लगभग। ठीक है, 40 सेंटीमीटर मार्क, तो अगर यहां से हम जीरो से शुरू कर रहे हैं तो 40 सेंटीमीटर मार्क पे एक शार्प एज है, यानी कि यहाँ पे एक एज है जिसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है, तो ये 40 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, अब कह रहा है एक 400 ग्राम ऑब्जेक्ट को हमने लटकाया है 10 सेंटीमीटर मार्क पे, तो ये 10 सेंटीमीटर मार्क पे हमने एक 400 ग्राम जो ऑब्जेक्ट है वो लटका दिया, और एक 90 सेंटीमीटर मार्क पे हमने टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द रॉड द मास टू बी सस्पेंडेड। अच्छा, यहाँ पे कितना मास हमें सस्पेंड करना है, 90 वाले सेंटीमीटर पे कितना मास हमें सस्पेंड करना है वही हमें पता करना है। ठीक है, ताकि बैलेंस ऑफ द रॉड बना रहे, यानी कि रॉड जो है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। तो सोच के देखो बेटा, सबसे पहले कितने फोर्सेस हैं जो इस रॉड को घुमाना चाहते हैं ये सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक ये 400 ग्राम का जो वेट है वो घुमाना चाहता है,
इसको हम W1 लिख देते हैं। एक ये बॉडी जो मास m है ये घुमाना चाहती होगी तो इसको W2 लिख देते हैं। दूसरा बेटा, ये अगर 100 सेंटीमीटर की रॉड है तो इसका खुद का मास जो है वो 50 सेंटीमीटर पे लग रहा होगा, यानी वेट ऑफ द रॉड, जिसको हम W3 लिख सकते हैं, ये भी इसको घुमाना चाहता है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो W1 इसको इधर घुमाना चाहता है, इसको हम टॉर्क 1 लिख देते हैं। W2 और W3 इसको इधर घुमाना चाहते हैं तो टॉर्क 3 और टॉर्क 2 लिख देते हैं। इसका मतलब अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क 1 को टॉर्क 3 और टॉर्क 2 जो है बेटा वो बैलेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं। तो टॉर्क 1 में हम क्या लिखेंगे? वेट 1 इंटू इसकी डिस्टेंस इससे कितनी है, अगर ये 10 सेंटीमीटर मार्क पे है और ये 40 पे है तो ये 30 सेंटीमीटर मार्क पे होगा, इज इक्वल टू टॉर्क 3, ये खुद कितने पे है? 50 पे, तो ये 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा, तो वेट 3 इंटू 10 सेंटीमीटर, प्लस ये 90 सेंटीमीटर है तो इससे 50 सेंटीमीटर पे होगा, तो वेट 2 इंटू 50 सेंटीमीटर। यहां से बेटे हम लोग इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप m की वैल्यू निकालें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपका आंसर क्या आया है। बाकी लोग इसको वेरीफाई करें कि जिसने भी जो आंसर दिए हैं वो कौन से हैं। अगले वीडियो में या कमेंट सेक्शन में ही मैं आपको बता दूंगा कि किसका आंसर सही है और किसका आंसर गड़बड़ है। यहीं पे बेटा मैं आपको एक और क्वेश्चन भी दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, जिसको आपको करना है। ये इजी क्वेश्चन था, मैंने इसलिए इसमें वीडियो में नहीं लिया है, ये आपको सबको आता है। हमें पोजीशन वेक्टर का वेक्टर लिया हुआ है और फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टॉर्क, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट से आपको टॉर्क की वैल्यू निकालनी है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो जो हमने पहले फॉर्मूला डिस्कस किया टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आप उसको यहाँ पे अप्लाई करें और आंसर को जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। बेटे ऐसे ही और भी एक्साइटिंग क्वेश्चंस और क्विज़ेस के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी कम्युनिटी है। और वो टेलीग्राम चैनल पे जब आप ज्वाइन करेंगे तो आने वाली लेटेस्ट जो वीडियोस हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा, और डेली जो क्विज़ेस हो रहे हैं वो भी आप लोग वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको वो टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन करना है तो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग सीधे मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना है, अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, अपनी तैयारी के बारे में कुछ डिस्कस करना है, मेल पे जो कि मैंने अपनी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उस मेल पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं और मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं तो मैं आपको मेल में ही बताऊंगा कि आप मुझसे डायरेक्टली बात कैसे कर सकते हैं और आप कैसे अपने जो प्रिपरेशन है उसको मेरी हेल्प से और आगे बढ़ा सकते हैं। चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम लोग अपने नेक्स्ट कंसेप्ट को सीखेंगे। ठीक है बेटे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नए कंसेप्ट पे। जो हमारा थर्ड कंसेप्ट है वो है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोग डिफाइन करते हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम कैसे लिखेंगे? उसके लिए हम बेटा पहला केस ले रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए मूविंग पार्टिकल। यहाँ पे जब मूविंग पार्टिकल है तो ये पॉइंट पार्टिकल है। तो सपोज करो बेटा कि कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और ये किसी वेलोसिटी v से चल रहा है। हम इसका एंगुलर मोमेंटम बेटा किसी पॉइंट O के अबाउट निकालना चाहते हैं, और इस पॉइंट O से इस पार्टिकल का इस इंस्टेंट पे जो पोजीशन वेक्टर है बेटा वो है r वेक्टर। ठीक है, तो हम लोग बेटा जो एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करते हैं इस पार्टिकल के लिए वो डिफाइन करते हैं बेटा l वेक्टर इज इक्वल टू r क्रॉस p, जहां पे r क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, एंड p क्या है बेटा? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ठीक है बच्चों, ये है लीनियर मोमेंटम। तो l वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी r क्रॉस p। हम इसे खोलेंगे तो हमारे लिए ये बन जाएगा l इज इक्वल टू r इंटू मोमेंटम होता है mv। तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हैं तो l इज इक्वल टू एम वी आर लिख सकते हैं इंटू साइन थीटा। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे पास ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को खोलते हैं तो साइन थीटा आ जाता है। अब बेटा इसको कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं कि L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा को क्या कहते हैं? आर परपेंडिकुलर, यानी कि L इज इक्वल टू एम वी
आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल है उसकी ये वेलोसिटी है, तो उस पॉइंट से जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं उससे इसके ऊपर डाला गया आर परपेंडिकुलर की लेंथ सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं बेटा, L इज इक्वल टू एम आर वी परपेंडिकुलर, यानी कि v साइन थीटा को साथ ले लेते हैं, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर वी परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्या हो गया बेटा कि अगर आपके पास कोई पार्टिकल है और जैसे यहां पे ले लेते हैं, ये पार्टिकल की वेलोसिटी ये है और आप इस ओरिजिन के अबाउट इसका निकालना चाहते हैं एंगुलर मोमेंटम, तो यहां से आप इस v के दो टुकड़े कर दीजिए। जैसे मान लीजिए, मैं आपको इसको करके दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए ये O है और आपका पार्टिकल जो है वो ऐसे चल रहा है v, तो आपका r तो ये है, आपका r ये है, तो v का कौन सा कंपोनेंट जो है वो r के परपेंडिकुलर होगा, तो ये v अलोंग होगा जो उसके अलोंग है, और ये v परपेंडिकुलर होगा, तो सिर्फ ये वाला जो कंपोनेंट होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो हम यहाँ पे यही v परपेंडिकुलर को यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि ये दोनों फॉर्मूले कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए बच्चों, सपोज करो कि हमारे पास ये हमारी एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं हम, और बेटा यहाँ पे ये ओरिजिन है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई पार्टिकल है जिसका मास है 2 kg और ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ये एंगल है हमारे पास लेट से 30 डिग्री, ये है 2 मीटर। तो कह रहा है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन। तो अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ अबाउट ओरिजिन हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 kg, v की वैल्यू 20, r की वैल्यू 2, इन दोनों के बीच का एंगल, तो मैंने अभी बताया था आपको r और v के बीच का एंगल ये वाला लेंगे टेल से टेल का, तो वो एंगल 30 ही दिख रहा है, तो साइन 30 ले लेंगे। साइन 30 1/2 होता है, कट गया, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 40, है ना। और मास की वजह से केजी, मीटर पर सेकंड की वजह से मीटर पर सेकंड, और आर की वजह से एक और मीटर, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया, है ना। इसी को अब मैं आप सबको समझाता हूं कि वहां पे हम लोग क्या बात कर रहे थे। अब देखो, इसी क्वेश्चन को कोई ऐसे करना चाहता कि पार्टिकल यहाँ पे है, ये 2 kg है, ये 20 मीटर पर सेकंड है, तो अगर मैं इस 20 मीटर पर सेकंड की लाइन को आगे बढ़ा लूं और ये एंगल मेरे पास कितना है बेटा 30 डिग्री, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ये 2 है तो ये 2 साइन थीटा नहीं होगी, 2 साइन थीटा होगी, और 2 साइन थीटा कितना होगा 2 साइन 30 1 मीटर। तो क्या मैं L की वैल्यू अगर ऐसे लिखूं एम वी आर परपेंडिकुलर, तो क्या लिख दूंगा मैं M की जगह 2, V की जगह 20, और R परपेंडिकुलर कितना आ रहा है बेटा मेरा 1, तो देखो L की वैल्यू अभी भी कितनी आ गई 40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारा सेकंड मेथड हो गया इसको करने का। प्यारे बच्चों, थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड में क्या है, मैंने आपको सिखाया कि आप ऐसा देखिए कि आर के परपेंडिकुलर कौन सी वेलोसिटी है, तो ये आपका आर है कि नहीं। अगर ये आपका आर है और ये 30 डिग्री है, आपका ये वेलोसिटी है। अब आप देखिए इस वेलोसिटी को अगर हम लोग तोड़ते हैं कंपोनेंट्स में, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये होगा v cos 30 और ये होगा v sin 30। तो मैंने अभी आपको सिखाया आपका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आपका फॉर्मूला होना चाहिए L इज इक्वल टू एम आर वी परपेंडिकुलर। अब आपका m कितना है 2, r कितना है 2, और v परपेंडिकुलर कितना है v साइन 30, v की वैल्यू क्या है 20 और साइन 30 1/2, तो आप देखेंगे फिर से वही आंसर आ जाएगा 40 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बच्चों, आप किसी भी मेथड से कर लो, आप एम वी आर साइन थीटा से करो, आप एम वी आर परपेंडिकुलर से करो, आप एम आर वी परपेंडिकुलर से करो, इट डजेंट मैटर एट ऑल, इसका आंसर सेम ही आने वाला है। बट डायरेक्शन, जो डायरेक्शन होगी एंगुलर मोमेंटम की, अगेन वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। अगर आपको ये रूल समझना है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको ये रूल समझना है, तो मैं आपको इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बना के दूंगा कि
राइट हैंड रूल हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे लगाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सो बच्चों ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल एंगुलर मोमेंटम के लिए। कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए बेटा, अगर हम किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे कोई मास m है, इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है किसी एंगल थीटा पे, तो बेटा ये एक पैराबोलिक पाथ में जाएगा। अब जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो हमें पता है कि मैक्सिमम हाइट पे जो पार्टिकल के पास वेलोसिटी बचती है वो कौन सी बचती है बेटे? u cos थीटा। कितनी बचती है? u cos थीटा बचती है ना, क्योंकि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो चुकी होती है। अब देखो, हमें अगर एंगुलर मोमेंटम बताना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है O। यहां से हम लोग इस वेलोसिटी के ऊपर क्या डाल देंगे बेटा? एक परपेंडिकुलर। यही हमारा क्या हो जाएगा? R परपेंडिकुलर। अगर यही हमारा R परपेंडिकुलर हो गया तो क्या ये R परपेंडिकुलर H मैक्सिमम के बराबर नहीं है? बिल्कुल है। इसका मतलब मैं सीधे एंगुलर मोमेंटम लिख सकता हूं L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। वैल्यूज रखते हैं, m की वैल्यू m, v की वैल्यू यहां पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी है u cos 30 डिग्री और r परपेंडिकुलर है h मैक्सिमम। तो बेटे इनकी वैल्यूज रखते हैं। सो L इज इक्वल टू m u cos 30 √3/2। h मैक्सिमम होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो L की वैल्यू होगी बेटा कितनी? √3, और ये हो जाएगा m u क्यूब अपॉन में ये कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 g। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेटे अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रोटेटिंग ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है, सिर्फ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, ऐसे केस में जो एंगुलर मोमेंटम होता है L, उसकी वैल्यू होती है बेटे आई ओमेगा। ये कैसे आती है, कब आती है, ये आई होप आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेशनल एस्पेक्ट पे बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे सीधे आपको बता रहा हूँ कि L की जो वैल्यू होती है वो आई ओमेगा होती है। अगर वेक्टर टर्म्स में लिखें तो L वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर। आगे अभी जब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, तब हम लोग इस वैल्यू को काफी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये लर्न होने चाहिए ऑब्जेक्ट के। ओमेगा तो जनरली गिवन होगा और इसी के बेसिस पे हम लोग इसको निकालेंगे। तो बेटा इस वीडियो में हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स की बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे 2 और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिसका जिक्र मैंने पहले ही आपको कर दिया था कि हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी और देखना है। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। यहीं तक हम लोग इसमें देखेंगे। पार्ट 2 जल्द ही मैं लेकर के आऊंगा आपके सामने।